हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन क्या होता है, कैसा क्या है। तो इसको जानने से पहले हमने बेसिकली जो अभी से पहले भी पढ़ा था, न्यूट्रल एक्सिस। हमने बोला ऐसा एक्सिस जहां पे आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। स्ट्रेस जीरो तो फिर स्ट्रेन भी उसके करस्पॉन्डिंग जीरो होगा। ऐसा एक्सिस कहलाएगा न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद हमने बात करी थी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को जो शो करना है वो शो करते हैं हम एक्स यू से, है ना। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप एक्सट्रीम फाइबर से, ठीक। उसके बाद हमने बोला लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो मैंने बोला ऐसा एक्सिस जो हमारे सेक्शन की एक्चुअल पोजीशन को बताएगा कि कितना कंप्रेशन है, कितना टेंशन है। ध्यान से सुनना, एक न्यूट्रल एक्सिस होगा जो अजम्पशन पे चलता है। जनरली हम मान के चलते हैं कि जो भी मेरा न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन से निकलता है ना। रेक्टेंगल के लिए d/2 से, ट्रेंगल के लिए h/3, सर्कल के लिए उसके सेंटर से, तो पैराबोला के लिए 3/8b। तो ऐसा करके हम बोलते हैं कि उसके सेंट्रॉइड से आपका क्या होता है, उसके सेंट्रॉइड से आपका क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस पास होता है। ऐसा हम मान के चलते हैं, मतलब ये मान के चलते हैं, अजम्पशन की कहानी चल रही है। देन अगेन हम बात करें आगे, तो मैंने बोला कि ये तो न्यूट्रल एक्सिस हो गया जो अजम्पशन पे चल रहा है। आइडियली कोई कंडीशन तो होती नहीं, ये भी हम मान के चलते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी होगी जो स्ट्रक्चर के लोडिंग पे डिपेंड करेगा, है ना। केवल सेक्शन अकेले से डिपेंड नहीं करेगा, लोडिंग पे डिपेंड करेगा। उस लोडिंग के कारण क्या एक्चुअल पोजीशन बन रही होगी, क्या हाँ कितना जोन मेरा कंप्रेशन का होगा, कितना मेरा टेंशन का होगा, वो डिपेंड करेगा। और ऐसा एक्सिस जो एक्चुअल पोजीशन को बताए उस एक्सिस को हम बोलते हैं लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, या उसको और अदर लैंग्वेजेस में बोले तो उसको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मतलब अदर वर्ड में अगर बोलना चाहे, लैंग्वेजेस तो नहीं, वर्ड की बात करें तो अदर वर्ड में हम बोलना चाहे तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसका मतलब समझना हो तो क्रिटिकल शब्द सबसे ज्यादा यूज होता है आपका हॉस्पिटल्स में कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मतलब इस पार या उस पार वाली कंडीशन जहां पे भी आ जाए, वही इस पार या उस पार मतलब क्या हुआ, या तो जिंदा रहेगा या खत्म हो जाएगा, वो क्रिटिकल कंडीशन का पार्ट है। तो वही हम यहां इसको अगर कोरिलेट करते हैं तो कंप्रेशन और टेंशन से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक्सिस जो हमारे स्ट्रक्चर की एक्चुअल पोजीशन को बताए कि कितना कंप्रेशन कितना टेंशन जोन रहेगा, है ना, वो अजम्पशन वाला नहीं कि रेक्टेंगल का d/2 पे हो गया, वो तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो गया। और दूसरा जो दूसरा एक्सिस होगा वो होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। उसकी बात करें तो वो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के ही बिहेवियर, डिस्टेंस, इन सब चीजों से ही कोरिलेट करके हम बता पाते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम एक चीज जानते हैं, हमने यही बोला था कि कोई भी मेंबर अगर है और उस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो यहां ऊपर से फोर्स लगाने पे ये टॉप वाली सरफेस जो ये आपका दिख रहा है, ये आपकी सरफेस पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और नीचे क्या होगा, टेंशन होगा। तो हमें पता चल गया ये लोड लगाने पर जहां लोड लगता है वो वाली सरफेस पे कंप्रेशन होगा। फिर एक एक्सिस होगा न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, जहां पे क्या हो जाएगा, जहां पे जाके स्ट्रेस ये कंप्रेशन वाला जीरो हो जाएगा और फिर टेंशन चालू हो जाएगा, है ना। ये हमने बात करी कंप्रेशन और टेंशन की, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की और नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस की, है ना, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की। तो इसी पे डिपेंड करता है आपका पूरे के पूरे चीज। तीसरी चीज हमें क्या है, क्योंकि हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो पढ़ रहे हैं, बेसिकली कंक्रीट तो हम कंक्रीट स्ट्रक्चर मतलब सीटी में, सीटीएम में, इन सब में पढ़ चुके हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो हमें आरसीसी जो पढ़ने की बात आई वो हम पहले भी बेसिकली बात कर चुके हैं कि आरसीसी हमें बेसिकली पढ़ना था स्टील रेनफोर्स सेक्शन के लिए। मतलब जो सरिया प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि रेनफोर्समेंट किसके लिए अच्छा होता है, क्या प्रॉपर्टी अच्छी होती है उसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील इजीली गेन कर लेता है और वहीं उसी पे स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए पूरा की पूरा सेक्शन पे पूरी की पूरी आरसीसी में मेरा मेन जो रहेगा वो मेन रहेगा रेनफोर्समेंट को चेक करने में, कितने नंबर लगेगी, कितनी डिस्टेंस पे लगेगी, कैसा लगेगा। तो सिमिलरली जब वो पूरा की पूरा रेनफोर्समेंट में डिपेंड कर रहा है, इसलिए सेक्शन भी रेनफोर्समेंट में ही डिपेंड करेगा कि कौन से रेनफोर्स सेक्शन है, क्या है और कैसा है। तो मैं बात करता हूं कि कौन कौन से रेनफोर्स सेक्शन होते हैं। तो आप जनरली आप सेक्शन को अंडर रेनफोर्स सेक्शन,
सेकेंड वन ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और तीसरा मोटा मोटा जिसकी हमने बात करी थी बैलेंस सेक्शन। ये तीन तरीके के आपके सेक्शन होंगे जिसको हमें डिस्कस करना है। पहले आप लिख दीजिए टाइप्स ऑफ सेक्शन, ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। तो हम बात करते हैं पहले सेक्शन की, हमारी अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। तो मैंने बोला एक रेक्टेंगल सेक्शन है जिसकी विड्थ तो बी हो गई और ओवरऑल डेप्थ डी हो गई। इस पे मैंने बोला एक तो मेरा होगा न्यूट्रल एक्सिस, है ना, जिसको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं। तो ये मेरा एक कहलाएगा न्यूट्रल एक्सिस, जिसका हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन से पास होता है। तो इस एक्सिस का नाम हो गया मेरा न्यूट्रल एक्सिस, या कई किताब इसको लिखती एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, NA शॉर्ट में लिखते हैं ऐसा न्यूट्रल एक्सिस। मैंने बोला ऐसा न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास करता है, तो मैंने बोला साहब हाफ ऑफ द सेक्शन डेप्थ, तो D/2 से पास करता है। अगर इसकी CG यहां कहीं है तो CG से पास करता है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस से पास करता है। तो मैंने बोला नाम से अंडर रेनफोर्स सेक्शन में बोल रहा हूं, नाम से मैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलता हूं। अंडर मतलब क्या होगा वो समझने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला अगर मेरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है जिसकी डेप्थ में टॉप फाइबर से, जिसकी डेप्थ में टॉप फाइबर से, है ना, टॉप फाइबर से बात करूं। अच्छा ये कंप्रेशन होगा टेंशन होगा मुझे नहीं पता। तो फिलहाल मैंने बोला कि अगर ये मेरा लोड P, मेरा लोड टॉप पे लग रहा है, तो टॉप में इस वाले जोन को मेरा कौन सा जोन कहना पड़ेगा, कंप्रेशन जोन। और आफ्टर न्यूट्रल एक्सिस यहां पे आपका डेवलप होगा टेंशन जोन। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर ये टॉप फाइबर है, एक्सट्रीम टॉप फाइबर है ना, ये किसकी लाइन है, एक्सट्रीम टॉप फाइबर की लाइन है, जिसको लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक्सट्रीम टॉप फाइबर की लाइन है, तो एक्सट्रीम टॉप फाइबर जो भी होगा, अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन, टेंशन है तो टेंशन, यहां से यहां तक की न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस जो है वो मैं शो करता हूं XU से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने बोला अगर मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि अगर मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से बिलो लाई करता है, क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मेरा लिमिटिंग, खतरे की घंटी लाल से, मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मैंने बोला मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लाई करे, मैंने बोला मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लाई करे तो क्या होगा। मैंने बोला मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मेरे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लाई करे, इसका मतलब मेरा कंप्रेशन मेंबर बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं थ्योरी के हिसाब से चलता और अजम्पशन के हिसाब से चलता तो मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, वो तो सेंटर पे होता। मैंने बोला मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लाई करे, जब नीचे लाइन करा, और ये मेरे किसको शो करता है, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्ट्रेसेस की पोजीशन को शो करता है, एक्चुअल
पोजीशन क्या है उसको शो करता है। तो इसके हिसाब से मेरा कंप्रेशन मेंबर ज्यादा हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के हिसाब से, तो मेरा कंप्रेशन और टेंशन सेंटर पे था, D/2 पे था। लेकिन अगर मेरा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लाई कर रहा तो मेरा कंप्रेशन मेंबर बढ़ गया और कौन सा मेंबर कम हो गया, मेरा कंप्रेशन मेंबर बढ़ गया और कौन सा मेंबर कम हो गया, टेंशन मेंबर कम हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी स्ट्रक्चर पे कंप्रेशन बढ़ गया तो किसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कंक्रीट की, और किसकी कम जरूरत पड़ेगी, रेनफोर्समेंट की। 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 क्योंकि पूरी की पूरी आरसीसी में पढ़ रहा हूं रेनफोर्समेंट के लिए, तो मैंने बोला अगर किसी मेंबर पे मेरा कंप्रेशन मेंबर ज्यादा हो गया और टेंशन मेंबर कम हो गया, ध्यान से सुनना, मैंने बोला किसी मेंबर पे मेरा कंप्रेशन मेंबर ज्यादा और टेंशन मेंबर कम हो गया। कंप्रेशन किसके लिए क्या लगाते, कंप्रेशन के लिए कंक्रीट यूज करते, टेंशन के लिए क्या यूज करते, रेनफोर्समेंट यूज करते। तो जब कंप्रेशन ज्यादा तो कंक्रीट ज्यादा लगेगा और स्टील कम लगेगा, क्योंकि टेंशन मेंबर मेरा, टेंशन जोन मेरा कम हो गया और कंप्रेशन जोन बढ़ गया, तो कंक्रीट ज्यादा लगेगा और स्टील कम लगेगा। अगर मेरे स्टील कम लगा तो वो कंडीशन मेरे अंडर हुई कि ओवर हुई, कम लगा तो अंडर हुई। एग्जांपल के लिए समझो, मैंने बोला मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने बोला मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे को एक चीज पसंद आई, मान लीजिए 6 रुपए की, मेरे को एक चीज पसंद आई 6 रुपीज की, तो वो मैंने खरीद ली। उसके बाद मेरे पास और कितने बचे, 4 रुपए और बचे। तो ये फेवरेबल कंडीशन हुई मेरे पास कि मेरे को जो चीज पसंद आई वो तो 6 रुपए की थी, एडिशनल मेरे पास 4 रुपए बच गए, उसका मैं कुछ और भी खरीद सकता हूं। तो कंडीशन मेरी प्रेफरेबल थी, मतलब कंडीशन उस 10 रुपए के अंदर की थी। तो वो मेरी अंडर कंडीशन हुई कि ओवर कंडीशन हुई, अंडर कंडीशन हुई, मुझे किसी से उधारी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 10 रुपए है और चीज आ रही मेरे को पसंद 15 रुपए की, चीज मुझे आ रही 15 रुपए की और लेना है, मैं तो जिद्दी हूं, मुझे तो लेना है, नहीं कैसे भी लूं, लेना ही है, हट करके बैठ गया। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास तो 10 ही रुपए थे, 5 रुपए किसी ना किसी से उधारी लेना पड़ेंगे। तो जो मेरी अंदर की कंडीशन थी, मैं जो बोलता था मेरी कंडीशन स्टेबल है, ठीक है, 10 रुपए का खरीदता तो बराबर था, 10 से कम का खरीदा तो अंडर कंडीशन है, क्योंकि 4 रुपए और कुछ भी खरीद सकता हूं 4 रुपए का। और अगर 15 रुपए की खरीद लेता हूं तो मेरी कंडीशन मेरे 10 रुपए से ओवर चले गई, तो वो क्या कहलाएगी, ओवर। 10 से कम तो अंडर और 10 रुपए के बराबर खरीद तो बैलेंस। तो इसका मतलब, क्योंकि मैं आरसीसी पढ़ रहा हूं स्टील रेनफोर्समेंट के लिए, मैं आरसीसी पढ़ रहा हूं सरिये के लिए, और अगर मेरे किसी मेंबर पे, अगर मेरे किसी सेक्शन पे कंप्रेशन मेंबर ज्यादा हो और टेंशन मेंबर कम हो, कंप्रेशन मेंबर ज्यादा हो और टेंशन मेंबर कम हो, टेंशन मेंबर कम हो मतलब सरिया कम लगेगी, टेंशन मेंबर कम हो मतलब स्टील रेनफोर्समेंट कम लगेगी, और जब स्टील रेनफोर्समेंट कम लगेगी इसका मतलब सरिया के हिसाब से वो सेक्शन मेरा अंडर रेनफोर्स हुआ कि ओवर रेनफोर्स हुआ। क्योंकि कम लगेगी तो वो मेरा सेक्शन कहलाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। वो मेरा सेक्शन कौन सा सेक्शन कहलाएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इसका मतलब मैंने बोला कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन पे मुझे जो सरिया है वो कम लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी, तो वो मेरा सेक्शन कहलाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। लेकिन वो मुझे पता कैसे चला, तो वो तो मुझे पता चला इस एक्सयू मैक्स और इस एक्सयू से, वो तो मुझे पता चला इस एक्सयू मैक्स और एक्सयू से, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ऐसा मान के चला कि मेरा जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा है, या डेप्थ बड़ी है, या
मेरा जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से बिलो लाई कर रहा है, बिलो लाई कर रहा है तो कंप्रेशन मेंबर बढ़ गया और टेंशन मेंबर कम हो गया। जब टेंशन मेंबर कम हो गया तो कम टेंशन आएगी दिमाग में, कम टेंशन आएगी तो कम सरिया लगेगी, कम दवाई खानी पड़ेगी, तो अंडर द कंडीशन हुई। अगर ज्यादा टेंशन आ जाती तो ऊपर हो जाता तो ओवर टेंशन कहलाती, ओवर रिइंफोर्स कहलाता। अभी तो ये अंडर है, इसलिए सेक्शन को हम बोलते हैं अंडर रिइंफोर्स सेक्शन। तो अब समझ में आ गया, मैंने बोल दिया इफ द लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस ब्रैकेट में चाहूं तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस lie below the actual neutral axis at that section is known as under reinforced section, as section is known as under reinforced section, है ना? समझ में आ गई? तो मैंने यही बोला क्योंकि मेरे डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा हो गई एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से, तो कंप्रेशन मेंबर बढ़ गया। कंप्रेशन मेंबर बढ़ गया, कंप्रेशन मतलब कंप्रेसिव लोड लगेगा, उसको बेयर करने के लिए कंक्रीट अच्छा तो कंक्रीट ज्यादा लगेगा, सरिया कम लगेगा क्योंकि टेंशन जोन कम हो गया। और जब मेरा टेंशन जोन कम हो गया, तो मेरे को सरिया भी कम लगी। और मैं पूरी आरसीसी पढ़ रहा हूं केवल स्टील रीइंफोर्समेंट के लिए, स्टील बार के लिए, सरिया के लिए, लोहे के लिए, लोहे की बार के लिए, छड़ के लिए, स्टील रीइंफोर्समेंट बार के लिए या रीइंफोर्समेंट बार के लिए, सब एक ही तरीके के नाम है। जब वो मेरी लिमिटिंग कंडीशन पे लगा, मेरे पास सरिया था 10 और उसमें से 6 सरिया लगा, तो वो अंडर द कंडीशन हुआ क्योंकि 4 में कहीं और यूज कर सकता हूं, इसलिए ये सेक्शन मेरा कहलाएगा अंडर। क्यों? क्योंकि मैं पूरी की पूरी आरसीसी पढ़ रहा हूं रीइंफोर्स सेक्शन के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए, तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इफ द किसके रिस्पेक्ट में लिखना है वो आपके ऊपर है। न्यूट्रल एक्सिस को मेन मान रहा है तो इस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस को मेन मानना है तो उस पे, तो जिस पे भी आपको लिखना है तो आप तो न्यूट्रल एक्सिस को मान के चलो, क्योंकि हम तो सबको मॉडल आदमी लगता है ना कि हमारा जो भी मॉडल रूल है वो वैसा रहे, तो हम न्यूट्रल मान लेते हैं। तो हमने बोला इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस lie above the limiting neutral axis, मैंने क्या बोला? इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस lie above the लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस को बेटा क्या बोलेंगे? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, lie above the critical neutral axis at that section is known as क्या हो रहा है? कंप्रेशन मेंबर बढ़ गया, टेंशन मेंबर कम हो गया, known as under reinforced section. At that section is known as under reinforced section. Mathematically मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो एक्सयू मैक्स है वो बड़ा है एक्सयू से। वेयर एक्सयू मैक्स क्या हो जाएगा वो लिखना पड़ेगा, तो एक्सयू मैक्स हो जाएगा डेप्थ ऑफ लिमिटिंग, ब्रैकेट में चाहो तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, वेयर द एक्सयू मैक्स इक्वल टू डेप्थ ऑफ लिमिटिंग, ब्रैकेट में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप एक्सट्रीम फाइबर। ठीक है, एक्सयू क्या कहला जाएगा? एक्सयू कहलाएगा डेप्थ ऑफ, एक्चुअल लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो न्यूट्रल एक्सिस लिखोगे तो भी चल जाए। डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम
top of the extreme fiber, from the top of the extreme fiber। तो ये तो मुझे मैथमेटिकली पता चल गया कि मेरा जो XU मैक्स है वो बड़ा होगा किससे, XU से। ठीक है, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मेरा बन गया सेंटर ऑफ टेंसाइल फोर्स, सेंटर ऑफ टेंसाइल फोर्स। ठीक है, ब्लैक वाली लाइन, रेड वाली लाइन लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले यहां तक लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। यहां तक हो गया, तो हमें पता चल गया कि मेरा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से अबव लाई कर रहा है, या दूसरी भाषा में बोलूं तो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है। तो ऐसे में मेरा कंप्रेशन मेंबर ज्यादा हो गया है, टेंशन मेंबर कम हो गया है। टेंशन मेंबर कम हुआ, टेंशन जोन कम हुआ तो कम सरिया लगेगी, कम सरिया लगेगी तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाएगा। मैथमेटिकली XU मैक्स बड़ा है XU से। आगे चलते हैं, और अगर मैं इस पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करता हूं, तो अगर मैं इस सेक्शन पे स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूं, इस सेक्शन पे अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूं, इस सेक्शन पे मैं अगर स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूं, तो जरा देखिए क्या होगा। तो मैंने बोला कि पहले तो मैं न्यूट्रल एक्सिस पे बनाता हूं, तो ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, ये यहां से यहां तक चला गया, यहां से यहां तक चला गया। ठीक है, ये यहां से यहां तक मेरा चला गया। है ना, मेरा ये यहां से यहां तक चला गया। ये जो स्ट्रेन है यहां पे, जो ये मेरी स्ट्रेन है यहां पे, अगर EST में बोलता हूं, और अगर ये स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो क्या होगा, जो मेरा EST है शुड नॉट बी लेस देन, ये मान लिया मैंने, कितना, F//1.15 गामा, F//1.15 ES प्लस 0.002, इससे कम नहीं हो सकती, तो इसके बराबर होगी। ठीक है, अब जब बैलेंस सेक्शन था उस केस तक पे मान लो इसकी स्ट्रेन गई कितनी, मैंने बोल दिया ESC, स्ट्रेन इन कंक्रीट हो गया। ठीक है, ये तो बैलेंस सेक्शन था, ये मैक्सिमम इससे कम नहीं हो सकती, तो ये इक्विवेलेंट टू इसको मान लिया, इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। पहली चीज मैंने बोला, क्योंकि ये तो मेरा एक बैलेंस सेक्शन की तरह काम कर रहा था, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस हाफ ऑफ द सेक्शन पे लाई कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में अब मेरा क्या हो गया, एक्चुअल में मेरा जो स्ट्रेन है, एक्चुअल में मेरा जो स्ट्रेन है वो तो इंक्रीज हो सकता है, एक्चुअल में मेरा जो स्ट्रेन है वो तो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि मेरा कंक्रीट ज्यादा है, तो मेरा जो स्ट्रेन है वो मैक्सिमम 0.0035 तक जा सकता है। जो मेरा स्ट्रेन है वो मैक्सिमम 0.0035 तक जा सकता है, लेकिन स्टील तो इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैंने सेक्शन में तो उतना ही स्टील प्रोवाइड किया है जितना हो सकता था। इसका मतलब अगर ये स्टील सेक्शन बढ़ना भी चाहे तो नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मेरे पास कंक्रीट तो ज्यादा और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 0.0035 तक लाई कर सकती है, लेकिन स्टील नहीं बढ़ सकता, क्योंकि स्टील तो मैंने उतना ही प्रोवाइड किया जितनी मुझे जरूरत थी। तो इस केस पे जो मेरा फेलियर डेवलप होगा, इस केस पे जो मेरा फेलियर डेवलप होगा वो कौन से जोन पे होगा, फेलियर डेवलप होगा टेंशन जोन पे। फेलियर कौन से जोन में हो जाएगा, फेलियर ऑन टेंशन जोन। टेंशन जोन में क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मेरा कंक्रीट कम है, सॉरी कंक्रीट ज्यादा है, तो कंक्रीट तो अपना क्या होगा, मान लो सिग्मा SC उसने कंक्रीट सॉरी ESC आपकी स्ट्रेन उसने गेन करी, उसके बाद भी उसके पास बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि कंक्रीट मेरा इस केस पे मेरा कंप्रेशन मेंबर ज्यादा है, तो कंक्रीट की स्ट्रेन बढ़ सकती है, लेकिन स्टील की नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब स्टील के केस पे फेलियर कहां डेवलप हो जाएगा,
स्टील के केस पे क्योंकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन पे यहां पे स्ट्रेन और नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये तो लिमिटेड मेरे को जितना लगाना था उतना ही मैंने लगाया। तो इस केस पे मेरा जो फेलियर होने की चांस हो सकती है वो कौन से जोन पे हो सकती है? टेंशन जोन पे। किस पे हो सकती है? टेंशन जोन पे। और याद रखना मैं ताकतवर की तरफ चले जाऊं कमजोर को छोड़ दूं, मैं ताकतवर की तरफ चले जाऊं कमजोर को छोड़ दूं, लेकिन मिलके तो दोनों एक बॉडी है ना। एक एग्जांपल के लिए समझो, मैंने बोला कि एक मेरी टीम है जिसमें एक आदमी, या मैं ही समझ लो मैं हूं, मेरा एक राइट हैंड है एक मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, मैं राइट ही हूं, राइट हैंड से ही काम करता हूं पूरा। तो ये हम मान के चलते हैं कि मेरी राइट हैंड की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक है। मैंने बोला मैं गया जिम, कहाँ गया? जिम, जो कि जाता नहीं हूं। जिम पे जाके मैंने क्या किया? डंबल उठाए। तो साहब मैं डंबल उठाना चालू करता हूं, 10-10 केजी के डंबल उठाता हूं, ठीक है। 10 केजी के डंबल उठाया मैंने, उठाता रहा, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, मतलब 3 रिपीटेशन मान लिए, अच्छी बात है। फिर मैंने बोला ठीक है सर, बढ़ा लिया रिपीटेशन। मैंने 20-20 केजी के उठाना चालू किया, उठते रहे, ठीक है। मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड चलता रहा। मैं 30 केजी के उठाए। 30 केजी में मैं मान के चलता हूं कि जो मैं राइट हूं तो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ राइट हैंड ज्यादा होगी, लेफ्ट हैंड कम होगी, ये मैं मान के चलता ही हूं, होता भी है ना, क्योंकि स्टार्ट से हम उसको स्ट्रांग कर लेते हैं। तो इसकी कैपेसिटी 30 केजी भी उठाने की थी, उठा रहा था, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो साहब 25 केजी की थी। उसके बाद तो ये डायफिस होने लगा। तो आपने 1 2 3 4 खूब मारते रहे, एक रिपीटेशन इसका हो गया, बड़ी मुश्किल से दम मार के। सेकंड रिपीटेशन में फिर आपने चालू किया, ये राइट हैंड मजबूत, तो ये चल रहा है 30 केजी का उठाते चल रहा है। और ये उठाने पे क्या हो रहा है, अगर इसके 10 बार आपने उठा लिया तो ये 5 बार क्या 6ठी बार में बोल रहा है नहीं, अब नहीं हो रहा, जैसे तैसे, तब भी आपने दम मार के उठा लिए। उसके बाद आपका वो साइड खत्म है। लेकिन आपने इसकी ताकत थी 30 की, इसकी ताकत थी 25 की, ये 25 वाले को आपने उठवा दिया तो पता चला साहब कि ये कहीं ना कहीं से मसल डैमेज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अब ये शाम को सूजन आ गई इस पे और आड़ा टेढ़ा सा हो गया और ऐसे कह रहा है यार उठा लिए, हाथ भी नहीं उठ रहा। होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, पता चलेगा, ठीक है। तो जब ये 30 केजी का उठाने में आपने दम मार के, हीरोगिरी में कोई आगे अगल बगल में कोई मैडम आंटी लड़की घूम रही होगी, उसको देख के जोश में दिखाने के लिए मार तो लिया, ये शाम को ये हाथ बोला अब ना हो ना कछू। तो जब ऐसे भी कुछ करने भी गए 2 किलो का तो अब नहीं दर्द कर रहा है, तो मेरा फेलियर होना तो चालू है। भाई बॉडी तो मेरी थी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का पार्ट अलग बात थी, लेकिन मेरे हाथ की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो मैं 30 केजी बोलूं कि 20 केजी, मैं मेरी बॉडी का कंपोजिट फॉर्म की बात करूं तो मैंने बोला कि 25 केजी तक ये आराम से उठा लेता और ये भी 25 उठा लेता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 30 है। तो मैं स्ट्रक्चर की जो एफिशिएंसी बोलूंगा वो 30 नहीं बोलूंगा, मैं 25 बोलूंगा मेरी सेफ्टी के हिसाब से। तो इसका मतलब कि मेरा फेलियर जहां हो रहा है उसी को मेरे को, वो जिस लिमिट पे फेल हो रहा है उसी को मेरे को मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ माननी है, ज्यादा को नहीं माननी है, जहां फेलियर हो रहा है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना कि 30 केजी को अगर मैं उठा तो ले रहा हूं जैसे तैसे दम मार के, लेकिन फेलियर होना चालू हो गया, पता चला मसल रप्चर हो गए, दर्द होने लगा, कुछ होने लगा, ऐसा करके हाथ नहीं उठ रहा। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही नहीं थी ना, मसल फेलियर हो गया ना, कैपेसिटी ही नहीं थी। तो ये 30 केजी और 25 केजी में स्ट्रेंथ में मेरी मान के चलूं तो मैं 30 केजी को नहीं मानूंगा। पूरा कंपोजिट सेक्शन, पूरी चीज कंप्लीट होने पे ये मेरा कितना, केवल और केवल 25 केजी उठा सकता है। तो 25 केजी और ये मेरा कितना केजी उठा रहा है? 30 केजी। लेकिन स्ट्रक्चर में अगर मैं बार बार एक ही काम रिपीटेटिवली मुझे करना है तो जो मेरा सेफ्टी वाला पार्ट है वो रहेगा ये हाथ। इसका मतलब मैं 25 केजी से ज्यादा का डंबल उठाने की कोशिश नहीं करूंगा अगर मुझे सेफ चलना है। सिमिलरली जहां मेरा फेलियर हो रहा है उसी को, उस रेंज तक को मैं मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान लेता हूं, उस रेंज तक को मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान लेता हूं। तो कंक्रीट में तो पास हो ही गया, एज वेल एज स्टील में भी पास हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं फॉर्मूले के बेस पे बात करूंगा, इसका मतलब जब मैं फॉर्मूले के बेस पे बात करूंगा तो कंप्रेशन में, तो
तो कंप्रेशन मेंबर ज्यादा होने से कोई बात नहीं, लेकिन टेंशन मेंबर आपका कम हो रहा है, टेंशन मेंबर कम हो रहा है तो टेंसाइल रेनफोर्समेंट कम है। कंक्रीट तो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, लेकिन स्टील आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, तो फेलियर होने की चांस एज कंपेयर टू कंक्रीट स्टील आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा, तो फेलियर कंक्रीट में आने की चांस होगी, स्टील पे आने की चांस होगी। और जब स्टील पे फेलियर होने की चांस होगी तो मेरा जो फेलियर होगा वो होगा टेंशन जोन पे। और अगर मेरा टेंशन जोन पे फेलियर हो गया तो मेरे को फॉर्मूले के लिए मेरे को स्ट्रेंथ हमेशा मान के चलना जहां फेलियर हो रहा। इसका मतलब जो भी मैं मूवमेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा वो फेलियर किस जोन पे हो रहा है, टेंशन जोन पे। तो मेरे को जो मूवमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करना है वो मैं यूज करूंगा जहां फेलियर होता है उसी को स्ट्रेंथ मान के। इसका मतलब कि मेरे जब भी अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा तो अगर मुझे वहां मूवमेंट निकालना है तो जहां मेरा फेलियर हो रहा है उसी को स्ट्रेंथ माननी, उससे ज्यादा को नहीं माननी। इसका मतलब अंडर रेनफोर्स सेक्शन पे जो भी मेरा मूवमेंट निकलेगा वो, क्योंकि क्या फेल हो रहा है, टेंशन में मेरा सेक्शन फेल हो रहा है, क्योंकि कंक्रीट मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर सकता है क्योंकि कंक्रीट ज्यादा है, कंप्रेशन मेंबर ज्यादा है और स्टील कम है। स्टील तो मैंने अंडर रेनफोर्स सेक्शन के हिसाब से प्रोवाइड करी, तो उस केस पे जहां मेरा फेलियर होगा उसी को मेरी स्ट्रेंथ मान के चलना है। इसका मतलब जब मैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन पे मूवमेंट निकालने की बात करूंगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूंगा, तो फेलियर किस जोन पे हो रहा था, टेंशन जोन पे, तो उसी के फोर्स को लेके ही मैं आगे डिजाइन करता हूं। पहली चीज है ना, इसको आगे लिखते हैं। तो इसको आगे लिखने पे मैंने बोला क्या लिखता हूं, द स्ट्रेन इन स्टील reaches its yield value first, that is Fy upon 1.15 ES plus 0.002 और इसी को 1/1.5 से मैं बता चुका हूं 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002। यही मैंने बोला। क्योंकि स्टील अपना जितना उतने तक में मैक्सिमम स्ट्रेन में पहुंच जाएगा, उसके बाद नहीं पहुंच पाएगा, है ना। बट at that time strain in concrete is less than 0.0035, है ना। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जब मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूं तो इस केस पे क्योंकि स्टील मैंने कम प्रोवाइड किया तो मैक्सिमम यील्ड पोजीशन तक पहुंच जाएगा, लेकिन उस केस पे कंक्रीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंचेगा, है ना, नहीं पहुंचेगा। ये हमने लिख दिया है, ठीक है, नहीं पहुंचेगा, ठीक है, नहीं पहुंचा, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि क्योंकि मेरा स्टील कम है तो स्टील अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002 या 1/1.5 को करेंगे तो 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.02 तक पहुंच जाएगा। लेकिन कंक्रीट में अभी भी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जाने तक की चांस है, तो कंक्रीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक चला जाएगा, लेकिन स्टील जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब फेलियर डेवलप हो जाएगा कहां, इन टेंशन जोन। इट मीन्स failure developed in tension zone when concrete reaches its maximum strain
that is 0.0035. That is 0.0035. इट मीन्स मेरा है, ये मैंने जो समझाया था वही लिखा कि क्योंकि यहाँ टेंशन रेनफोर्समेंट कम थी तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1.15 ES प्लस 0.002 तक जाएगा, लेकिन कंक्रीट तब भी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक नहीं जाएगा। कंक्रीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ में अगर चला गया तो यहाँ पे स्टील नहीं पहुंच पाता, इसलिए जो फेलियर डेवलप होता है वो कौन से जोन पे होता है? डेवलप होता है टेंशन जोन पे। इसके बाद क्योंकि मैं जो रेनफोर्समेंट है, इसके बाद मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूं टेंशन कम है तो केवल और केवल टेंशन जोन पे प्रोवाइड कर रहा हूं, कंप्रेशन जोन पे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं रेनफोर्समेंट है केवल एक ही जोन में प्रोवाइड कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो रेनफोर्समेंट है, क्योंकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो कम सरिया की जरूरत है, तो केवल मैं सरिया या रेनफोर्समेंट में केवल टेंशन जोन पे प्रोवाइड कर रहा हूं, केवल मैं टेंशन जोन पे प्रोवाइड कर रहा हूं, केवल मैं एक ही जोन पे प्रोवाइड कर रहा हूं, केवल मैं सिंगल जोन पे प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन को सिंगली रेनफोर्स्ड बीम भी कहते हैं। आ गई समझ में? क्योंकि मैं स्टील रेनफोर्समेंट जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को गेन करेगी वो केवल और केवल टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहा हूं, केवल और केवल एक ही जोन में प्रोवाइड कर रहा हूं, केवल और केवल मैं सिंगल जोन जो कि टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए मैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन को सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन भी कह सकता हूं। तो इसी को मैं आगे लिख देता हूं, in under reinforced section steel reinforced bar in under reinforced section steel reinforcement या steel reinforced bar provide only in tension zone. In under reinforced section steel reinforcement provide only in tension zone. Steel provide only in tension zone, hence section is also known as एक ही जोन पे कर रहा हूं तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। आ गई समझ में? तो अब आपसे पेपर में पूछे कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन या सिंगली रेनफोर्स बीम क्या है, तो आप बोल दोगे ऐसा बीम जिस पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है। मैथमेटिकली मैं बोल दूं कि मेरा जो एक्सयू मैक्स है वो एक्सयू से बड़ा है, ऐसा सेक्शन मेरा कहलाता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, क्योंकि मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल पोजीशन को शो करता कि कहां फेलियर डेवलप होगा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा कंप्रेशन जोन बढ़ गया और टेंशन जोन कम हो गया। अगर कंप्रेशन जोन बढ़ गया और टेंशन जोन कम हो गया तो मेरे को कम सरिया प्रोवाइड करनी है, कंडीशन मेरे अंडर रहेगी, तो ऐसे सेक्शन को मैं बोलूंगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन पे मैं सरिया उतनी ही प्रोवाइड करूंगा जितनी मुझे जरूरत है। मैंने सरिया उतनी तो प्रोवाइड कर दी, प्रोवाइड करने के बाद पता चला कि स्टील क्या है, कम है, तो स्टील तो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ 0.87 FY ES अपॉन 0.002 और FY अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002 तक की स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, लेकिन उस रिस्पेक्ट पे कंक्रीट पूरी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.0035 गेन नहीं करेगा, क्योंकि कंक्रीट आपके पास ज्यादा है,
ठीक है। अगर कंक्रीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ESC 0.0035 गेन करता है तो स्टील नहीं गेन कर पाएगा एडिशनल, क्योंकि आपने तो रेनफोर्समेंट केवल उतनी ही डाली जितनी रिक्वायरमेंट थी सेक्शन के हिसाब से। तो यहां फेलियर डेवलप होने की चांस हो सकती है। किस सेक्शन पे आपकी फेलियर डेवलप होने की चांस हो सकती है? टेंशन जोन पे। और जिस सेक्शन पे फेलियर होने की चांस हो रही है उसी को मैं मान लू जहां फेल होने वाला उससे पहले ही मान लू कि वही स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा के लिए डिजाइन नहीं करूंगा। इट मीन जहां मेरा फेलियर हो रहा वो था टेंशन जोन। तो अगर मुझे मूवमेंट निकालना अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए तो मैं मूवमेंट किसको कंसीडर करूंगा? टेंशन वाले को। और मैं पिछली क्लास में टेंशन पढ़ चुका हूं कि मैक्सिमम टेंशन कितना होता है 0.87 F/AST और इनटू लीवर आर्म कितना होता है D-0.42x। तो अगर मुझे अंडर रेनफोर्स सेक्शन बीम के लिए मूवमेंट निकालना होगा तो मेरा MU इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 F/AST इंटू लीवर आर्म D-0.42x होगा। वहां से मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। क्योंकि मैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन पे टेंशन मेंबर कम है तो एक ही जोन पर, एक ही सेक्शन पर, एक ही बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक ही जोन पर, एक ही सेक्शन पे, एक ही जगह, एक ही लेयर पे या दो लेयर पे, लेकिन एक ही जोन पर मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सिंगल जोन पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए मेरा सेक्शन कहलाता है सिंगली रेनफोर्स बीम। यहां तक लिखिए। तो इसका मतलब इतना पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया कि ऐसा सेक्शन जहां पे मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस बिलो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के, या उल्टा बोल दूं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अबव है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के, ऐसा सेक्शन मेरा कहलाता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। क्योंकि मैं सरिया केवल और केवल इस केस पे डिजाइन पर्पस के लिए टेंसाइल जोन पे ही प्रोवाइड करता हूं, तो उस केस पे मेरा क्या कहलाएगा? वो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कहलाएगा। क्योंकि मेरा यहाँ पे स्ट्रेन स्टील का मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस पे जल्दी से पहुंच जाएगा, Fy/1.15 ES + 0.002 तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कंक्रीट ज्यादा है तो वो अपनी फुल स्ट्रेन पे 0.0035 पे उस कंडीशन पे नहीं पहुंच पाएगा। जिस टाइम कंक्रीट अपने मैक्सिमम स्ट्रेन पे पहुंचेगा वहां स्टील नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमने लिमिटिंग स्टील डाला है, जितनी जरूरत थी उतना ही डाला, तो यहां फेलियर होने की चांस डेवलप हो जाती है। तो मैथमेटिकली दो चीजें हमने सीख ली। एक चीज सीख ली कि मेरा XU मैक्स बड़ा होगा XU से, पहली चीज। तो ऐसे सेक्शन को मैं बोलूंगा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, मैं बोलूंगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और इसी का दूसरा नाम हो गया सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम। दूसरा, क्योंकि मेरा फेलियर हो रहा है टेंशन जोन में डेवलप, इसलिए मूवमेंट हो जाएगा मेरा टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो टोटल टेंसाइल फोर्स हो गया TU, लीवर आर्म हो गया Z। टोटल टेंसाइल फोर्स हमें मालूम है, हमने पढ़ा था 0.87 F/AST। इसलिए एक एक चीज मैंने बताई ताकि आपको यहां कंफ्यूजन नहीं हो। 0.87 AST इंटू लीवर आर्म बताया D-0.42 इंटू XU। तो ये फॉर्मूला हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, यूज यहां करना था, यूज यहां करना था, है ना। तो अब जब भी सिंगली रेनफोर्स बीम हो जाएगा और जिसपे XU मैक्स बड़ा होगा XU से, तो उस केस पे ये आपका कौन सा सेक्शन कहला जाएगा? अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाया जाएगा। उसके बाद अगर मैंने सेक्शन पे MU लिम निकाला, जिसके बारे में मुझे मालूम है, जिसका फॉर्मूला होता है RU/BD²। अगर मेरा किसी भी सेक्शन पे MU लिम बड़ा हो गया MU से, अगर मेरा MU लिम बड़ा हो गया MU से, अगर मेरा MU लिम बड़ा हो गया MU से, तो उस केस पे MU लिम बड़ा हो गया मेरा MU से, या इसका उल्टा मैं बोलता हूं, अभी इसको समझाऊंगा थोड़ी देर में, इस पे भी मत जाओ ज्यादा, है ना। इसको आगे जब पढ़ेंगे तब ही बात करेंगे। तो ये मेरा हो गया। इसी को अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन देना चाह रहा हूं, मॉडिफिकेशन देना चाह रहा हूं फॉर्मूले को, कब जब मैंने बोला कि मुझे पता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU का रिलेशन XU/D = 0.87 F/AST,
ठीक है, एक्स यू अपॉन डी इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा, अगर याद नहीं भी हो तो कहां चला जाऊंगा मैं, क्लॉज जी 1.1 के ए में, पेज नंबर कितना 96, कहां पे, आई एस कोड 456 2000 पे। अगर नहीं भी है तो यहां से मैं ये फॉर्मूला देख लूंगा। ठीक है, तो एक्स यू अपॉन डी इक्वल टू 0.87 एफ वाई अपॉन ए एस टी 0.36 एफ सी के बी डी। अगर मैं इस फॉर्मूले को ए में पुट कर दूं तो मैंने पुट से पहले देखें, फ्रॉम इक्वेशन ए, जरा ए को ध्यान से देखना। तो इक्वेशन ए हो गई मोमेंट एम यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी, ठीक है, डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। और यहां से अगर मैं डी कॉमन निकाल लूं तो एम यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी, डी मेरा निकल गया बाहर, डी मेरा निकल गया बाहर। तो जब मेरा 0.87 एफ वाई ए एस टी डी निकल गया बाहर तो ये बचेगा मेरा 1.42 और एक्स यू की जगह अब ये हो जाएगा एक्स यू डिवाइडेड बाय डी। तो मेरा जो एम यू है 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू अपॉन डी है। ठीक है, इसी को और मैं सिंप्लीफाई कर लूं। अब ये डायग्राम मेरे ख्याल से मिटा सकता हूं मैं, मेरे को जो समझाना था इस डायग्राम का पार्ट हो गया, तो इस डायग्राम को मैं हटा देता हूं यहां से। जो समझाना था वो यहां हो गया। इस रिलेशन को मैं आगे बात कर रहा हूं यहां पे ऊपर। ठीक है, इस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां ऊपर। ठीक है, यहां तो मैंने बोला मेरा एम यू इक्वल टू कितना हो गया 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी, अंदर बचा 1 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू अपॉन डी की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, तो एक्स यू अपॉन डी की वैल्यू मेरे पास है 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी इंटू डी, 0.36 एफ सी के बी इंटू डी। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा एम यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी इंटू 1 माइनस, इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा वो चेक करिए। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी चेक करिए। तो मैंने बोला 0.42 इंटू 0.87 डिवाइडेड बाय 0.36, तो ये वैल्यू आ गई 1.015 एफ वाई अपॉन ए एस टी इंटू एफ सी के अपॉन बी डी। और इस 1.015 को से आपने लिख दिया 1, तो ये आपका हो गया एम यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी, 1 माइनस 1 लिखने के बाद तो ये बचेगा एफ वाई अपॉन एफ सी के ए एस टी इंटू बी। तो कभी आपको एरिया निकालना हो और ए एस टी दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सर अब ये फॉर्मूला फिर याद करना पड़ेगा, बेटा ये तो ये अपन ने कर ही लिया था। अगर नहीं भी याद करना तो कोई बात नहीं, आप फिर किस पे चले जाना, आप चले जाना क्लॉज जी 1.1, क्लॉज जी 1.1 के बी पे, पेज नंबर 96 पे, आईएएस कोड के 456 2000 पे। तो देखो यही चीज, यही फॉर्मूला आपको वहां मिल जाएगा। अगर भूल भी जाते हो तो ये वैल्यू वहां से आपको मिल जाएगी, चेक कर लीजिए, है ना, ये वैल्यू वहां से मिल जाएगी, चेक कर लीजिए। ऐसा तो नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, तो आईएएस कोड का पेज नंबर 96 खोल लीजिए, दिखेगा एम यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी 1 माइनस ए एस टी अपॉन बी डी इंटू एफ सी के, इधर से उधर लिखा हुआ है। ठीक है, आप भी लिख लो इधर से उधर, क्या ही परेशानी है। अगर आपको लिखना भी है जैसा आईएएस कोड जैसा लिखना है तो ए एस टी अपॉन बी डी पहले लिख दीजिए, ए एस टी अपॉन बी डी पहले लिख दीजिए और उसके बाद वो लिख दीजिएगा, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ना, इधर से उधर लिखो उधर से इधर लिखो। तो ए एस टी अपॉन बी डी इंटू एफ बाय अपॉन एफ सी के।
तो ये फॉर्मूला पेज नंबर 96 आईएएस कोड के कहाँ पे, ये नाम पेज नंबर 96 पे जी 1.1 के बी पॉइंट पे आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा। वहां लिखा होगा इट द वैल्यू ऑफ एक्स यू अपॉन डी इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सी नोट बिलो 38.1 कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरा एक्सयू मैक्स अपॉन एक्सयू मैक्स बड़ा होगा अगर एक्सयू से, तो मेरा सेक्शन कहलाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, क्योंकि मेरा यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर बढ़ गया, टेंशन मेंबर कम हो गया, तो मैं केवल टेंशन जोन कम होने के कारण सरिया अंडर द कंडीशन प्रोवाइड करूंगा। जब अंडर द कंडीशन प्रोवाइड करूंगा और एक ही जोन पे प्रोवाइड करूंगा, केवल टेंशन जोन पे, तो ऐसा सेक्शन मेरा कहला जाएगा सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है, क्योंकि मेरा कंप्रेशन मेंबर ज्यादा है और टेंशन मेंबर कम है, तो मेरी जो स्ट्रेन है टेंशन मेंबर में मैंने तो उतनी सरिया प्रोवाइड करी जितनी मुझे जरूरत थी। तो उस केस पे मेरा क्या हो गया कि मेरा जो सरिया है उसका मैक्सिमम स्ट्रेन 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 तक मेरा स्ट्रेन चला जाएगा। लेकिन कंक्रीट पे अभी भी थोड़ा सा स्पेस बचेगा क्योंकि कंक्रीट ज्यादा है। तो कंक्रीट जब अपने मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 तक जाएगा तो स्टील नहीं जा पाएगा। इसका मतलब फेलियर ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन इज ऑकर एट tension zone, hence it is in tension zone, then the strength of the section is always taken from the failure part, then it is take mu equal to tu into lever arm. Tu is nothing but 0.87 FY AST and lever arm is nothing but d minus 0.42 XU. It means the moment is mu equal to 0.87 FY AST into d minus 0.42 XU, where the we know that XU upon d मतलब we know that XU upon D is 0.87 FY AST upon 0.36 FCK BD, where this value we get from page number 96 IS code 456/2000 clause G 1.11a. Then put the value of XU upon D in relation A. So what is the relation A? Mu equal to 0.87 FY AST. The D is taking out as a common, then 1 minus 0.42 upon XU divided by D, and the XU upon D value is nothing but 0.87 FY AST upon 0.36 FCK B into D. To put down this value here, then mu equal to 0.87 FY AST D, 1 minus 0.42 into the value of XU upon D is nothing but 0.87 FY AST upon 0.36 FCK BD, and then calculate या मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 0.42 into 0.87 divided by 0.36, it is get 1.015. It is likely similar to 1, hence it is right as 1. So the formula mu equal to 0.87 FY AST D 1 minus AST upon BD into FY upon FCK is the formula for calculating moment of resistance for under reinforced section or singly reinforced beam, where the reinforcement is only provided in tension zone. It means only the one single zone. It means the section is known as singly reinforced section. It means where the depth of limiting neutral axis is greater than depth of actual neutral axis, then section is known as under reinforced section, and moment calculate by the using of this formula, this one or this one, mu equal to 0.87 FY AST D minus 0.42 XU, or mu equal to 0.87 FY AST D 1 minus AST upon BD into FCK upon FY. At that formula, we know that Fy is the characteristic strength of steel reinforcement bar, AST is the area of steel reinforcement bar provided in tension zone, D is the effective depth of the beam, which is the top fiber to the center of the tensile reinforcement bar, that is your small d. AST is the area of steel reinforcement bar in tension zone, Fy is the yield strength of the steel reinforcement bar, B is the width of the beam, D is the effective depth, and FCK is the characteristic compressive strength of concrete. Okay, तो प्लीज राइट नाउ। ठीक है, तो एक ये, फिर सेकंड और फिर ये थर्ड, आपको ऐसा लिखना है इसको। ठीक, तो आपको समझ में आनी चाहिए कहानी। इसके बाद भी एटलीस्ट 2 लाइन छोड़ के रखना है इस पे, फिर अगली डेफिनेशन लिखना। तो यहां तक लिख लीजिए।
तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन की कहानी इतनी हो गई। अब ओवर रेनफोर्स की बात करते हैं, है ना। अंडर रेनफोर्स सेक्शन का दूसरा नाम होता है सिंगली रेनफोर्स बीम। अब सेकंड सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो उस केस पे क्या होगा वो देखते हैं, है ना। टेक्निकली भाषाएं जो हैं, टेक्निकल शब्द जो है वो मैं लिखवा देता हूं, समझाने में अपनी भाषा में समझाता हूं, ये कोशिश करता हूं और बच्चे को समझ में आ जाए तो उस हिसाब से मैं बात करता हूं। बहुत ज्यादा अंग्रेजी मुझे भी नहीं मालूम ना आती, जितनी आती उतनी मैं लिख देता हूं। मेन है आपको समझ में आना चाहिए, और उसको आप और कितना परफेक्ट करके लिख सकते हैं वो आपकी एबिलिटी है, पर जो चीजें जरूरत है वो मैं आपको समझाते जाता हूं, ठीक है। तो सेकंड सेक्शन है आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो सेक्शन आपका सेकंड कहलाएगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो फिर वही मैंने बोला कि अगर एक मेरा सेक्शन है, अगर मेरा एक रेक्टेंगल सेक्शन है जिसकी विड्थ मैंने बोली b है और ओवरऑल डेप्थ मैंने बोली d है, उसके बाद मुझे मालूम है कि अजम्पशन में हम ये मान के चलते हैं कि जो इसका सेंट्रॉइड होगा g, उस सेंट्रॉइड से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पास होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। कौन सा एक्सिस है ये? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये हम मान के चलते हैं। यहां तक भी मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बोला एक लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस होता है। पहली बार में मैं मान के चला था कि मेरा जो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लाई कर रहा था। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरा जो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से अबव लाई कर रहा है। जो मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, और लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस को दूसरी भाषा में बोलूंगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो अलग अलग बुक अलग अलग लिखती हैं, कोई लिमिटिंग लिखता है, कोई क्रिटिकल लिखता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। मेन आपको समझ में आना चाहिए क्या है। तो मैंने बोला कि अगर मेरा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, ये मैं टॉप फाइबर और बना लेता हूं, ये मेरा हो गया टॉप मोस्ट फाइबर, टॉप मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर। और मैंने बोला इस सेक्शन पे अगर लोड लग रहा है टॉप से, तो अगेन जब आपका लोड लगेगा टॉप से, तो ये आपका लोड टॉप से लगने पे क्या होगा, लोड आपका टॉप से लगने में क्या होगा, टॉप पे कंप्रेशन, नीचे टेंशन। ठीक है, मैंने बोला कि अगर मेरा टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को मैं शो करना चाहूं तो मैं उसको एक्सयू से शो करता हूं, और अगर मैं टॉप फाइबर से मेरे लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस को लिखना चाहूं तो मैं एक्सयू मैक्स से शो करता हूं। तो मैंने बोला इस केस पे मेरा जो एक्सयू है, इस केस पे मैं बोलूं मेरा जो एक्सयू मैक्स है, इस केस पे जो मैं बोलूं मेरा एक्सयू मैक्स है, वो एक्सयू से क्या है, छोटा है। जो मेरा एक्सयू मैक्स है, पहले केस में एक्सयू मैक्स इज ग्रेटर देन एक्सयू था, सेकंड केस में एक्सयू मैक्स मेरा छोटा हो रहा है एक्सयू से। इसका मतलब कि मेरा जो कंप्रेशन मेंबर हो रहा है वो तो एक्चुअल पोजीशन पे कम हो रहा है और टेंशन मेंबर ज्यादा हो रहा है। तो इस केस पे मेरा टेंशन जोन सर बढ़ गया और कंप्रेशन जोन सर कम हो गया। किसके कारण सर? जो मैंने
बात करी सर, जो मैंने बात करी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से, तो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से मुझे पता चला कि मेरा कंप्रेशन मेंबर कम हो गया और टेंशन मेंबर ज्यादा हो गया। और सर जब कंप्रेशन मेंबर कम हुआ और टेंशन मेंबर ज्यादा हुआ तो मेरे को ज्यादा सरिया प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक लिमिट में प्रोवाइड करता तो बैलेंस 10 रुपए की चीज 10 रुपए में 10 रुपए थे और 10 रुपए की चीज खरीद ली तो बैलेंस हो गया। 6 रुपए की चीज थी, 10 रुपए मेरे पास थे, 4 रुपए बच गए तो अंडर 10 कंडीशन हो गया। लेकिन अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे को 15 रुपए की चीज खरीदनी है तो वो मेरे से ओवर हो गया। तो सिमिलरली बैलेंस सेक्शन जब तक होता, जब तक तो कंप्रेशन और टेंशन बराबर होता है ना। अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता तो सरिया कम होता, लेकिन जैसे ही आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया इसका मतलब इस पे रेनफोर्समेंट ज्यादा लगेगी और ज्यादा रेनफोर्समेंट के कारण आपको टेंशन में तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी ही करनी है, साथ में कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो अगर टेंशन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है और कंप्रेशन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, टेंशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है और कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, तो मेरे दो जोनों पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो गई। जब मैं एक जोन पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा था तो सर उसका सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन था। सर अब मैं दोनों में कर रहा हूं, टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन में कर रहा हूं। इसका मतलब सर क्योंकि यहां पे रेनफोर्समेंट की ज्यादा जरूरत है तो 2 लेयर में कर रहा हूं, टेंशन जोन पे भी कर रहा हूं और कंप्रेशन जोन पे भी कर रहा हूं। और जब 2 जोन पे कर रहा हूं, है ना, लेयर तो आपकी टेंशन पे भी 2 हो सकती है, वो जब ज्यादा नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बाहर जाती है तो 2 लेयर में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर दोनों जोन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन में भी कर रहा हूं, तो ऐसे 2 जोन पे हुई तो वो क्या हो जाएगा, डबली रेनफोर्स बीम। इसका मतलब सर मैं क्या बोल सकता हूं, अब तो मैं सर पहले जैसे अब फट से मैं खुद बोल सकता हूं, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं सर कि इफ द actual neutral axis lie below the limiting neutral axis, the actual neutral axis lie below the limiting neutral axis। इससे पहले क्या था आपका, इससे पहले आपका actual neutral axis lie कर रहा था above। इस बार if the actual neutral axis lie below the limiting neutral axis, lie below the limiting neutral axis at that section is known as over reinforced section। At that section is known as over reinforced section। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा जो एक्सयू मैक्स है इस बार छोटा होगा एक्सयू से। पहले क्या हो रहा था कि मेरा जो एक्सयू मैक्स था वो बड़ा था एक्सयू से, अब मेरा एक्सयू मैक्स छोटा हो गया एक्सयू से, तो ये मेरा सेक्शन कहलाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकली मैंने ये कर लिया। अब आगे चलता हूं, इसका मतलब जोन आपका बढ़ता जाएगा। ये मैंने बना लिया बाहर के सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ क्या हो गया, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो अब ये जो ऊपर वाली बार है इसको बोलते हैं कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करी, तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। और इसके एरिया को शो करता हूं, A फॉर एरिया, S फॉर स्टील, C फॉर कंप्रेशन। और इस वाले जोन पे जो सरिया प्रोवाइड करी है इसको मैं बोलता हूं टेंसाइल रेनफोर्समेंट। और A फॉर एरिया, S फॉर स्टील, T फॉर टेंशन। ठीक है, इस केस में क्या होगा समझते हैं। आपने बोला
कि न्यूट्रल एक्सिस से जब मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाता हूं तो इस केस पे क्योंकि मेरा कंक्रीट कम है, तो कंक्रीट कम है इसलिए कंक्रीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 तक पहुंच जाएगा और स्टील अपनी जो स्ट्रेन है EST वो क्या करेगा, ध्यान से समझना, क्योंकि कंक्रीट कम है तो कंक्रीट तो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 पे पहुंच जाएगा एज कंपेयर टू स्टील। वो स्ट्रेन कितनी रहेगी EST, वो अभी अपने मैक्सिमम में नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब जब स्टील अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन पे पहुंचेगा तो कंक्रीट आगे पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा, है ना। इसका मतलब ये वाला स्ट्रेन तो जो स्टील का है, ये जो स्ट्रेन है वो तो EST जब अपने पोजीशन पे कितना 0.87 FY/ES अपॉन 0.002 तक ये स्टील पहुंच सकता है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट पे कंक्रीट तो कम है, तो फेलियर कहां है, ऑकर्स हो जाएगा। तो आपका फेलियर ऑकर्स इन कौन सा जोन, कंप्रेशन जोन, ठीक है। तो इसी को आगे मैं लिख सकता हूं इन ओवर रेनफोर्स सेक्शन, फेलियर डेवलप in compression zone ड्यू टू, क्यों पहुंचता है उसकी बात करता हूं। ड्यू टू strain in concrete reaches its ultimate value, या maximum ultimate value that is कितनी, मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी हो सकती है 0.0035 फर्स्ट, 0.0035 first, and the strain in steel at that time is less than कितने से, वही आपका, या तो आप लिख सकते हैं FY अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002, और इसी को सिंप्लीफाई करके कई किताब लिख देगी 1/1.5 से 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। ठीक, यहां तक लिखिए। तो बहुत, अगर सिंगली रेनफोर्स बीम समझ में आ गया तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो ये आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन या डबली रेनफोर्स बीम होगा। तो अब यहां फेलियर कंप्रेशन पे हो रहा है, तो फेलियर जब कंप्रेशन पे हो रहा होगा तो मोमेंट भी कंप्रेशन की हेल्प से निकालना होगा हमें, है ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पूरा फॉर्मूला आपका भी नहीं हो पाएगा जब तक आप डबली रेनफोर्स बीम नहीं पढ़ोगे। तब भी मैं बात करता हूं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस केस पे क्या हो जाएगा आपका, CU इंटू जेड प्लस ये चलता रहेगा अभी आपका। तो CU आपका हो गया 0.36 FCK B इंटू XU, और Z हो गया D माइनस 0.42 XU। यहां तक तो आपका MU चलेगा ही चलेगा, प्लस कुछ नया टर्म आएगा। वो टर्म आएगा किसके कारण, यहां मैं वैसे लिख दे रहा हूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बार। तो फिलहाल अभी हमें ऐसे काम चलाना पड़ेगा। साथ में आपका यहां जब आप mu लिम निकालेंगे वो ऑलवेज छोटा होगा mu से। जो आप mu लिम निकालेंगे वो ऑलवेज छोटा होगा mu से। ठीक है, इसका मतलब मैथमेटिकली दो चीजें मैं बोल सकता हूं। मैथमेटिकली मैं दो चीज बोल सकता हूं। पहली चीज मेरा कि अगर मेरा XU मैक्स छोटा है XU से तो मेरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, दूसरा MU लिम छोटा है MU से। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तो ये कहलाएगा मेरा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ये प्लस में अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बार, ये कब आएगा जब ये हम डबली रेनफोर्स बीम की बात करेंगे, है ना। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन और डबली रेनफोर्स बीम। तो आपसे अगर पेपर में पूछे सिंगली रेनफोर्स बीम या सिंगली रेनफोर्स बीम या अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स बीम या डबली रेनफोर्स बीम, तो आपको इतना बताना है। तो यहां तक लिख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए। तो आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। एक और सेक्शन जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, बैलेंस सेक्शन। तो अब हमें पता चल गया कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन पे XU लिम नीचे था, XU ऊपर था। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में पता चल गया XU लिम ऊपर था, XU नीचे था। बैलेंस सेक्शन पे क्या होगा आपका, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, है ना। इट मींस आप डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इसकी विड्थ हो गई बेटा B, ओवर डेप्थ हो गई D। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये आपका टॉप फाइबर जा रहा। ठीक है, तो आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो हो गया वो मान लीजिए XU है टॉप फाइबर से। तो आपका बैलेंस सेक्शन मतलब ऐसा सेक्शन जिस पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस सेम हो जाए, मतलब आदमी की जो एवरेज एज है वहां तक वो जी जाए, तो वो आपका क्या कहला जाएगा, वो कहलाएगा बैलेंस सेक्शन। मतलब ठीक ठाक लाइफ जी के गया बैलेंस सेक्शन। तो सिमिलरली आपका अगर इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एंड लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस लाई एट द सेम लेवल, मतलब अजम्पशन वाली कंडीशन है जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि जो आपका साहब XU है वही XU मैक्स है। इसका मतलब जो आपका लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है और आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो दोनों सेम एक्सिस पे लाई करे, सेम लाइन पे लाई करे। ठीक है, तो आपका जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और जो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है अगर वो सेम लाइन पे लाई करें, सेम एक्सिस पे लाई करें, तो ऐसे सेक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। और मैथमेटिकली XU मैक्स बराबर हो जाएगा XU के। तो मैं लिख सकता हूं if the actual neutral axis and limiting neutral axis, if the actual neutral axis and limiting neutral axis
ब्रैकेट में चाहो तो इसको लिख दो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, critical neutral axis lie at the same axis at that section is known as बैलेंस सेक्शन, है ना। मैथमेटिकली मेरा जो एक्सयू मैक्स है वो एक्सयू के बराबर होगा, इसी हिसाब से मेरा जो एमयू लिम है वो भी एमयू के बराबर हो जाएगा। ऐसे सेक्शन को मैं बोलूंगा बैलेंस सेक्शन। अब बैलेंस सेक्शन है तो फेलियर तो वैसे होना ही नहीं है, तो स्ट्रेंथ मैं चाहूं तो कंप्रेशन से भी निकाल लूं। इसका मतलब जो मेरा एमयू है वो मैं चाहूं तो 0.87 FY, मतलब मेरा जो एमयू है वो चाहूं तो मैं TU इंटू लीवर आर्म से निकाल सकता हूं, मतलब 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU से निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, या इसी को मैं एमयू इक्वल टू किससे CU इंटू जेड, मतलब 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU से निकाल सकता हूं। या जब मुझे मालूम है कि मेरा XU मैक्स बराबर है XU से, तो मेरा MU लिम भी बराबर हो जाएगा MU से, तो मैं इसी को और ऐसा भी लिख सकता हूं कि MU लिम बराबर 0.87 FY AST D माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स, और इसी को मैं लिख सकता हूं MU लिम इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU मैक्स D माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स। ठीक है, और एक और फॉर्मूला जो हमें मिला ही है, MU लिम इक्वल टू RU BD स्क्वायर, जो कि ड्राइव किससे हुआ था, इसी फॉर्मूले से हमारा ड्राइव होके आया था। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, मतलब इस केस पे आपका पर्टिकुलर स्ट्रेन और स्ट्रेन अपनी मैक्सिमम लिमिट्स को कैरी ओवर कर लेगा। इसका मतलब ये सेक्शन पे ये कंक्रीट भी 0.0035 तक चला जाएगा, और ये जो स्टील है वो भी आपका 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसी पे अपन आगे लिख सकते हैं in the balance section in the balance section स्टील रेनफोर्समेंट लिख लो चाहो तो, स्टील रीचेज या स्टील रेनफोर्समेंट रीचेज, स्टील RF मतलब रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट रीचेज, स्टील रेनफोर्समेंट रीचेज द यील्ड स्ट्रेन दैट इज, क्या होती है यील्ड स्ट्रेन आपकी कंक्रीट की, स्टील की 0.87 FY अपॉन 1.15 को डिवाइड करके आया था, तो ये ES प्लस 0.002। ठीक है, एट द सेम टाइम concrete reaches the ultimate strain, concrete reaches the ultimate strain value of 0.008
3.5। तो बस बैलेंस सेक्शन पे यही है कि कहीं भी फेलियर होने की चांसेस नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए यहां तक। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स बीम, बैलेंस बीम, ये डेफिनेशन मैक्सिमम टाइम एग्जामों में पूछी जाती है, तो आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब हम सिंगली रेनफोर्स बीम की तरफ, उसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर इतना डाटा मुझे मालूम है तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं चालू करूंगा कि सिंगली रेनफोर्स बीम में किस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेकिन अभी ये केवल और केवल एनालिसिस का पार्ट है। डिजाइनिंग पार्ट नेक्स्ट यूनिट से चालू होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। जो आज पढ़ाया उसको प्रैक्टिस करें। यही लास्ट की 2, 3, 4 क्लासें ही आपका पेपर में सबसे ज्यादा दिखाया। थ्योरी के साथ साथ आपको ये अप्रोच भी करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।